Hello guys, how are you? So here is the complete newspaper analysis of 3 to 7th May 2021. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये बीच में एक और दो दिन इसलिए न्यूज़पेपर नहीं आया, एक तो कुछ न्यूज़ ही नहीं आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे को बहुत डीएम्स आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप डेली बनाइए, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बहुत कीमती समय आपका। तो मैं अननेसेसरी की उसमें करंट अफेयर घुसेड़ के कुछ भी पढ़ाने लगूँ तो वो मेरा, आप सबको पता, नेचर नहीं है। तो जितना करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपके लिए केवल उतना ही आएगा, भले वो 4 दिन बाद आया, 6 दिन बाद आए, जब तक कोरोना सिचुएशन है जब तक ऐसे ही रहेगा। जब ये कोरोना सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो अगेन हम अपने डेली एनालिसिस पे चलने लगेंगे। सो हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये हमारा कोर्स चल रहा है जिसको लेना है कंप्लीट कोर्स है आरंभ 2021 फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021। इसमें सारा लेक्चर मिलेगा, भली पेपर 1 का ले लीजिए, भली पेपर 2 का ले लीजिए। इसमें हमने टेस्ट सीरीज़ भी डाल दी है दोनों की, पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज़ है और पेपर 2 की भी। बहुत लोगों को शिकायत ये होती है कि सर पेपर 2 की बहुत कोचिंग वाले ऐसे हैं जो अपनी टेस्ट सीरीज़ तो ले लेते हैं लेकिन अच्छे से चेक करके नहीं देते या जो भी नहीं करते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, सब कुछ आपको अच्छे से मिलेगा, इसीलिए हमने लिमिटेड सीट रखी है। तो जो भी बच्चा चाहे वो इस इंक्वायरी कर सकता है, और जिसको कुछ और डिटेल जानना है तो इस नंबर पे 9050555858 पे आप अपना व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर लीजिएगा। और ये जो कोर्स की फ़ीस है ये 7499 रखी गई है, कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है। इसके बाद आपको 1 रुपया नहीं देना है, ये पूरे कोर्स की फ़ीस है। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है कि सर बस हमें इतना दे दीजिए उतना दे दीजिए, नॉमिनल फ़ीस है। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड डाल देंगे शिवम 10 तो इसमें आपको अगेन 10% का ऑफ हो जाएगा, करीबन 750 रुपीज़ और ऑफ हो जाएंगे। तो आप और थोड़ा सा डिस्काउंट मैंने अपनी तरफ से दे दिया है, समझ लीजिए कि प्रवीण सर ने तो इतने पे ही कह दिया था कि नहीं इतने पे रखेंगे। ये याद रखिएगा, ये हमारी कॉस्ट नहीं है, भले हम आपको इसका पर्चा भी दे देंगे, हमारी कॉस्ट नहीं है, हमारी रिकॉर्डिंग की कॉस्ट है। रिकॉर्डिंग बहुत हुई है और क्योंकि कंप्लीट कोर्स है, और जो भी पढ़ाएगा आपको विश्वास नहीं होगा, जो भी पढ़ा रहा है वो एक्चुअली सिलेक्टेड है असिस्टेंट कमांडेंट में, वही लोग पढ़ा रहे हैं और बाकी और कोई नहीं पढ़ाएगा। सो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा कोर्स होगा कैसा नहीं होगा। हमने प्रॉपर टाइम टेबल अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो अपनी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो चाहे वो शिवम 10 को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और ये कोर्स बाय कर सकते हैं। अपनी पहली न्यूज़, सप्लाई ऑक्सीजन और फेस कंटेम्प्ट हाईकोर्ट टू सेंटर। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, इसमें सिंपल हाईकोर्ट सेंटर को बोल दिया है। ये दिल्ली गवर्नमेंट को जो दोष दे रही थी कि ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सिलेंडर नहीं दे रही है, तो अब हाईकोर्ट ने सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगा दिया कि ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। वाई वॉज एससी ऑर्डर इग्नोर्ड, आस्क बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था कि आप इतना मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए रैली में, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। तो सप्लाई ऑक्सीजन और फेस कंटेम्प्ट, तो अब हाईकोर्ट ने कह दिया या तो आपने तुरंत आप ऑक्सीजन दीजिए, नहीं तो आप पे ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। तो अपने एग्जाम के लिए बस ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट ऑफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है, हाई कोर्ट भी लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है उसके अंदर, और हाई कोर्ट अंडर 215, इन दोनों के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लग सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके का होता है, एक तो सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, जैसे अगर कोई भी कोर्ट का आदेश आया और आपने उस कोर्ट के आदेश को नहीं माना तो वो हो जाएगा सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या हो जाएगा कि आपने कोर्ट में जाके जज को गाली दे दिया, कुछ बिहेवियर कर दिया, या आपने बाधा डाली, कोर्ट के सेशन को नहीं चलने दिया, ऑब्स्ट्रक्ट करा, तो उस सब पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। तो ये पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चीज़ है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है। ये एक्चुअली ब्रिटिश टाइम का है, ब्रिटिश टाइम पे अंग्रेजों ने ये यूज़ करना शुरू करा था। क्यों? ताकि जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में कुछ चीटिंग ना कर पाए। मतलब पहले क्या होता था, धरना दे दिया भाई कोर्ट के बाहर, आजकल ऐसा नहीं होता, कोर्ट के बाहर नहीं पार्लियामेंट के बाहर धरना देते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्ट करते थे लोग जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ये क्राइटेरिया चला आ रहा है अंग्रेजों के टाइम का ही चला आ रहा है। तो ये अपनी पहली न्यूज़ थी, हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट गिव्स नोट फॉर 5G ट्रायल, चाइनीज टेक जायंट्स लेफ्ट आउट। तो गवर्नमेंट ने नोट दे दिया कि आप जो 5G जो अपनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी ट्रायल शुरू करिए, लेकिन जितनी भी चाइनीज कंपनी है उसको इससे बाहर निकाल दिया। कौन कौन सी? जैसे ये हुआई, ZTE, ये सब चाइना की कंपनी थी। चाइना की कंपनी को मना कर दिया कि कोई ट्रायल लाइन आपका नहीं करेंगे। इंडिया की भारतीय एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, ये MTNL, ये सब ट्राई कर रहे हैं, अपना 5G ट्रायल इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये 5G बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ऑलरेडी सिविल सर्विस में तो पूछा जा चुका है रिगार्डिंग 5G के, लेकिन अभी आपके CAPF में नहीं पूछा, तो याद रखिएगा 5G क्या। 5G जो है, G का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 1G 2G क्या होता है, G क्या होता है, तो G का मतलब होता है जनरेशन। ये 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होगा, रिड्यूस द लेटेंसी। अभी लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी होती है कि इंटरनेट वहां से चला और कितनी देर में आपके पास पहुंच गया, उसको बोलते हैं लेटेंसी। मतलब बीच में ड्रॉप नहीं होना चाहिए, लेटेंसी उसे बोला जाता है। जैसे अगर आप ईयरबड्स यूज करते होंगे, ईयरबड्स यूज करते हैं तो आप देखिएगा ईयरबड्स में लेटेंसी होती है। ये लेटेंसी आप कैसे पता करेंगे कि आप मान के चलिए यूट्यूब की कोई वीडियो देखेगा तो उस वीडियो में एकदम
एकदम माइन्यूट सा होगा कि वीडियो जल्दी चल रही होगी लेकिन आपके कान में जो आवाज़ आ रही होगी वो 1-2 मिली सेकेंड के बाद आ रही होगी, तो उसको भी बोलते हैं हम लेटेंसी। तो 5G में क्या होगा, लेटेंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमें आप पहले किसी को फ़ोन लगाते थे ना, पहले टू 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 तब जाके ट्रू ट्रू घंटी बजती है, तो वो कम हो जाएगा। टाइम टेकन बाय नेटवर्क टू रिस्पॉन्ड, कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा नेटवर्क, उसी को बोलते हैं हम लेटेंसी। तो ये बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा, इसमें लेटेंसी बहुत कम होगी। 5G क्या करेगी, डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ा देगी, करीबन 100 गुना बढ़ा देगी, और इसके स्टेबल कनेक्शन होंगे और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे ये काम करेगी। ये थोड़े मैंने जनरल पॉइंट लिख लिए हैं, आप जाके एकदम नॉर्मली पढ़िएगा, इसमें रटने की कुछ जरूरत नहीं है। 1G कब लॉन्च हुआ था, आप बस 1990 रफ याद करिए। 2G 1990 में आया था, 3G 2000 में आया था, 4G 2009 में आया था, और अब 5G जो है वो 2020, ये अभी क्या चल रहा है 2020-21, तो 20 में आ ही गया था लगभग, तो अब तो 21 भी हो गया, तो देखते हैं कब तक आता है। तो ये थोड़ी 5G के ऊपर मैंने आपको बता दिया है, रफ आइडिया रखिएगा, रफ, आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। वी कल्याणम, गांधी जी पर्सनल सेक्रेटरी डेथ, तो ये वी कल्याणम जी की डेथ हो गई, तो रेस्ट इन पीस इनको। एज पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि ये गांधी जी के लास्ट पर्सनल सेक्रेटरी थे, मतलब लास्ट नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि वी कल्याणम किससे रिलेटेड है, तो ये गांधी जी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और आज भी ये गांधी पूरी जिंदगी इन्होंने गांधी जी की वैल्यूज पे ही काटी है, तो याद रखेंगे इनका नाम क्या है, वी कल्याणम, हु वॉज द लास्ट पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। बस इससे ज्यादा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको रेस्ट इन पीस। आगे बढ़ते हैं। NHRC टू प्रो पोस्ट पोल वायलेंस टू वेस्ट बंगाल, तो अब NHRC ने वेस्ट बंगाल का, जो भी आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में जैसी ममता बनर्जी की सरकार बनी, वो वहाँ की CM बन गई, तो वहाँ क्या हुआ, TMC के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने BJP के कार्यकर्ता को एक मार दिया है, तो उससे क्या हुआ है, वहाँ पे ह्यूमन वायलेंस हो गई है। तो NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने बोल दिया है कि हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या क्या हुआ है। ये जो इन्होंने करा है, सुओ मोटो कर दिया, राइट बॉडी टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है कि एक सवाल यही बनता है कि NHRC के पास ये पावर है सुओ मोटो लेने की, तो याद रखिएगा जहां पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो NHRC के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटो ले सकती है। सुओ मोटो का मतलब क्या है, अपने आप, बिना कोई लोग उसमें जाए गुहार करे, ह्यूमन राइट्स वालों ने अपने आप ये कर लिया, और मीडिया रिपोर्ट को देख के कि वहां वायलेंस हुई है, इलेक्शन का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने सुओ मोटो कर लिया। तो एक सवाल आंसर तो यही बन जाता है कि NHRC जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, याद रखेगा। और NHRC अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऑलरेडी 4 बार इससे सवाल पूछ चुका है केवल इतने पार्ट से। तो मैं आपको बता देता हूँ, NHRC जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी लॉ से बनी होगी, तो किस लॉ से बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से बनी है, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या काम करती है, ह्यूमन राइट्स देखती है। इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो एक तो चेयरपर्सन होता है, 5 अदर मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा, मतलब टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन जो होगा रिटायर्ड CJI और जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिएगा, या तो जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का या रिटायर्ड CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। 5 लोग और कौन से होते हैं, एक तो रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, और 3 पर्सन और होंगे जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ह्यूमन राइट्स की। और ये जो 5 लोग हैं इनमें से कम एक जो है वो महिला होनी चाहिए। चेयरपर्सन तो कोई भी हो सकता है, महिला जेंट्स, लेकिन ये जो 5 हैं इनमें से कम एक जो है, भले वो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है वो महिला हो या हाई कोर्ट की जो जज है वो महिला हो, ये जो 3 पर्सन है इनमें से कोई एक महिला कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो। इन एडिशन टू दिस ये तो होते हैं फुल टाइम मेंबर, और इसमें जो क्या होता है 7 जो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। 7 एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इन पोस्टों पे जो आदमी आएगा वो अपने आप इसका मेंबर बन जाएगा। जैसे जो भी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का जो इंचार्ज होगा वो अपने आप NHRC का मेंबर बन जाता है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है कि ये तो होंगे ही होंगे। नेशनल कमीशन SC का जो चेयरपर्सन होगा, ST का जो चेयरपर्सन होगा, वुमेन के जो होंगे, बैकवर्ड के जो होंगे, और नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये 6 लोग जो है ऑलरेडी इसके मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। तो ये याद रखिएगा, 6 तो इसके फुल टाइम मेंबर हैं और 6 ही इसके 7 इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर है। 7वां कौन सा है, चीफ कमिश्नर जो होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो चीफ कमिश्नर होगा वो भी इसके मेंबर है। तो 6 इसके फुल टाइम मेंबर हैं, 7 इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, ध्यान से, ये हमारे नोट्स का पार्ट है, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से बना लीजिए। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने से अच्छा आप बस एक पेज पे इतना बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चेयरपर्सन एंड मेंबर, अच्छा ये जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर है इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट इन्हें प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे करता है, तो 6 लोग सलाह देते हैं, 6 लोग है सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, तब ये 6 के 6 लोग अपॉइंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट किन 6 लोगों की सलाह लेते हैं, तो 6 में एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, एक होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और 2 होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का भी लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा का भी, और एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और ये सब लोग मिलके
प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है फिर ये 6 लोगों को चूज करता है। याद रखिएगा, इसमें बहुत लंबी कहानी है। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा कि वो 6 लोगों की एडवाइस लेगा। ये 6 लोग जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर 6 लोगों को चुनेंगे, जिसमें से एक चेयरपर्सन होगा, 5 अदर मेंबर होंगे, और ये 5 जो मेंबर है इनमें से एक वोमेन होगी। तो ये पूरी एक चीज है। और 7 इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, इनको चूज नहीं किया जा सकता, चूज कोई नहीं करता है। एक्स ऑफिसियो को मतलब इनको चूज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस पद पे जो होगा वो इसका मेंबर हो जाएगा। ये एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन है कम से कम 3 ईयर्स और 70 ईयर्स के लिए रहते हैं। याद रखिएगा, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स के लिए रह सकते हैं। इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, तो ये भी है। वो रीअपॉइंटमेंट री एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये जो पूरी न्यूज थी रिगार्डिंग एनएचआरसी मैंने आपको बता दी। एनएचआरसी के चेयरमैन अभी चेंज हो गए, आगे वो न्यूज है, मैं उनका नाम भी बताने वाला हूं। तो आगे चलते हैं। साइंटिस्ट सी फ्लॉज इन सूत्रा अप्रोच टू मॉडलिंग पेंडेमिक। तो आपके लिए बस ये सूत्रा अप्रोच याद रखिएगा, आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने ये पाया कि सूत्रा अप्रोच जो है वो पेंडेमिक को सही से नहीं दर्शा पा रही है। तो सूत्रा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच। ये केवल चेक करने के लिए थी कि हमारे यहाँ कब कोरोना कितने स्तर पे आया हुआ है। ये अप्रोच में सब डेटा वेटा इकट्ठा हो रहा था और अच्छे से बता कर रहे थे कि भाई इतने लोगों को कोरोना हो गया, इतने सही हो गए हैं, प्रॉपर था। तो इसमें साइंटिस्ट ने फ्लॉज पा दिए कि ये, क्योंकि सूत्रा ये अप्रोच बोला था कि इंडिया में सेकंड वेव थर्ड वेव अब नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सबको पता है क्या हो रहा है। तो इस सूत्रा में बहुत सारी अप्रोच में गलत पाई गई। ये आप अपने सेकंड पेपर में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, सूत्रा अप्रोच करके। कहीं भी हेल्थ या मेडिसिन से रिलेटेड या पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप इस सीधा सूत्रा अप्रोच का जिक्र कर दीजिएगा लास्ट के पैरा में। 2 नंबर से 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा ना मिले तो जो आप बोले सूत्रा अप्रोच याद रखिएगा। सूत्रा में बोल रहा हूं, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं सूत्र। सूत्र होता है, फॉर्मूले को बोलते हैं सूत्र। तो सूत्रा तो इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे ही सूत्र अप्रोच है। सूत्र का मतलब होता है हिंदी में जो बोलते हैं सूत्र मतलब फॉर्मूलास। तो सूत्र की जो फुल फॉर्म है मैंने यहाँ पे लिख दी है, और इस न्यूज से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। G7 सीक्स कॉमन फ्रंट ऑन चाइना। तो G7 सब लोग मिलके आ गए। तो उन्होंने बोला कि चाइना ने बहुत अपनी मनमानी कर दी है, बहुत उल्टे सीधे काम कर रहा है। रीजनिंग 2-3 उन्होंने रीजन अच्छे दिए। एक तो इसने जो साउथ चाइना सी में, आपको पता है साउथ चाइना सी में इसने कितना प्रॉब्लम कर रहा है। एक यूगर मुस्लिम पे कितने अत्याचार कर रहा है। तीसरा जो हांगकांग वाला है, हांगकांग में भी काफी प्रोटेस्ट कर रहा है। हांगकांग जबकि आजाद टेरिटरी है, आजाद टेरिटरी मतलब है तो चाइना का ही पार्ट, लेकिन उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। वो 2049 में चाइना का फुल पार्ट हो सकता है, लेकिन ये हांगकांग में भी अब अपनी सरकार बनाने के चक्कर में रहता है, वहां पे एट्रोसिटी करता है। तो G7 नेशन कौन से है? G7 वो नेशन है जो वर्ल्ड के पावरफुल नेशन है। पावरफुल, या जो एक वर्ड और हम यूज करते हैं पावरफुल के अलावा क्या कहते हैं, जो डेवलप्ड, पावरफुल तो याद रखिएगा डेवलप्ड नेशन। जो डेवलप्ड नेशन है वही G7 का पार्ट है। पहले रशिया G7 का पार्ट होता था, लेकिन जब इसने अर्जेंटीना पे बहुत अपने एट्रोसिटी बढ़ा दी तो G7 वालों ने इससे निकाल दिया। पहले इसे G8 बोलते थे, तो G8 में रशिया भी था। याद रखिएगा, G8 पूछेगा तो रशिया है, G7 में रशिया नहीं है। याद रखिएगा ना, G7 में रशिया भी नहीं है, G7 में चाइना भी नहीं है, G7 में इंडिया भी नहीं है, क्योंकि चाइना और इंडिया जो है वो तो डेवलपिंग नेशन है। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि रशिया जो है डेवलप्ड कंट्री है तो G7 का पार्ट होना चाहिए। नहीं, रशिया भली डेवलप्ड कंट्री है लेकिन वो G7 का पार्ट नहीं है। और G8 का पार्ट आपने देख लिया। और G20 में आपको कई बार बता चुका हूं, G20 जो है में इंडिया है। याद रखिएगा G20 में इंडिया है। तो ये जो इस चार्ट को आप अच्छे से पॉज करके वीडियो को देख लीजिए, कौन G7 में, कौन G8 में, कौन G20 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मराठा कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट राइट टू इक्वालिटी से सुप्रीम कोर्ट। तो मराठा लोग आपको पता है बहुत ज्यादा कोटे की डिमांड कर रहे थे। ऐसी आंध्रा में भी अभी डिमांड चल रही है, इसका सेपरेट जजमेंट आएगा आंध्रा का, तब हम वो वाला डिस्कस करेंगे। अभी मराठा का है, तो मराठा का कोटा जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये लोग ये बोल रहे थे कि मराठा जो लोग हैं उनको भी एक्स्ट्रा कोटा देना चाहिए जॉब्स में और एजुकेशन में। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट तो मना करने ही वाला है, क्योंकि आपको फेमस पता है, एक ही जजमेंट याद रखना है इसके केस में, इंदिरा साहनी जजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया था इंदिरा साहनी जजमेंट में कि कोई भी रिजर्वेशन आप जितना भी दीजिए, लेकिन 50% की लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो इसको ऑलरेडी सिविल सर्विस पूछा जा चुका है, आपके में नहीं पूछा है। याद रखिएगा इंदिरा साहनी जजमेंट है विच फिक्स्ड द रिजर्वेशन लिमिट एट 50%। इसमें ये जजमेंट में क्लियर बोला गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी को भी नहीं देंगे। आपको रिजर्वेशन देना है तो इस 50% के अंदर ही दीजिए। ये सिंपल सी बात की बोली गई है। फिर दूसरी बात क्या बोली गई है कि आप जब भी ये आप अगर अपना आर्टिकल जो अपना 21 है उसको अगर आप रीड करेंगे तो उसमें क्लियर चीज ये 2-3 चीज लिखनी है। आर्टिकल 21 में भी लिख रहा है, आर्टिकल 15 और 16 में भी ये चीज लिख रही है, आर्टिकल 15 स्पेशली।
वो आर्टिकल 16 में स्पेशली लिख रहा है अगर आपको किसी को भी ये स्पेशल स्टेटस देना है या आपको किसी जाति को या किसी को भी स्पेशल कोटा में डालना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होनी चाहिए और आपको उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए क्वांटिफिएबल डाटा शो करना पड़ेगा। ये दो वर्ड आप आर्टिकल 16 को पढ़िएगा अपने लक्ष्मीकांत में, उसमें अच्छे से लिख रहा है क्वांटिफिएबल डाटा शो करना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बतानी पड़ेगी कि हमारे यहाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, इसलिए हम मराठा को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, इसके लिए हम ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्वांटिफिएबल डेटा देना पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई क्वांटिफिएबल डेटा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दी कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हमें नहीं लग रही है जिसकी वजह से हमें मराठा को रिजर्वेशन देना चाहिए। और वैसे भी ये 50% की जो जजमेंट की जो प्रोसीडिंग है इंदिरा साहनी वाली, उसको ये वायलेट करता है, सिंपल सी बात। तो ये पूरा जजमेंट आया, ये ओनली सेंटर कैन आइडेंटिफाई एससीबीसी कोर्ट, ये भी मैं भी आपको आगे अच्छे से समझाने वाला हूं क्या बात है, बस आपको इसका जजमेंट का नाम याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। उद्धव आस्क मोदी टू शो करेज, ये भी बताऊंगा मैं आगे क्या बात हुई है, ठीक है। और इसमें 2 आर्टिकल का वायलेशन हुआ है ऐसा ये लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, मेनली आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी को चैलेंज करता है, राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको वायलेट करेगा क्योंकि 50% से अगर ज्यादा एक्सीड लिमिट हो जाएगी तो जनरल वालों को परेशानी आ जाएगी, तो ये भेदभाव हो गया जनरल वालों के भी, जनरल वाले और जो क्या कहते हैं जो मराठा रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें, तो ये एक चीज हो गई। और एक है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या राइट टू लाइफ जो हम बोलते हैं, तो इन्होंने बोला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, लॉ को चेंज नहीं कर सकते हम, लॉ इज लॉ। व्हाट इज टर्म्ड एज द गोल्डी लॉक solution, that is the solution containing the right balance that allow the state sufficient latitude to ensure meaningful affirmative action to those who deserve it and at the same time ensure that the essential content of equality। तो कोई यही बात टोटल बोली है कि आप स्टेट को इसमें बैलेंस रखना पड़ेगा। अब कल को उठ के हर स्टेट ये बोल देगी कि हमारे यहाँ तो भाई ये लोग को ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसकी संख्या ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी ये बात बोली है कि आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको राइट बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और आप 50% की जो रूलिंग है वो भी कायम रही। तो इस सिंपल कास्ट के बेसिस पे हम डिवीजन ऑफ सोसाइटी या हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में रिजर्वेशन की है क्योंकि हर किसी को रिजर्वेशन में आने का शौक है, मतलब क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन से क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन जिसको सच में बेनिफिट मिल चाहिए उसको तो मिल ही नहीं पा रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि एक जो आदमी है, मान के चलिए कोई SC ST या OBC, अगर वो रिजर्वेशन लेता है तो एक बार उसने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया बराबर है, लेकिन आने वाले क्या होगा कि उन्हीं के बच्चे ही फायदा लेते रहते हैं। लेकिन जिनको एक्चुअली जो SC ST जो इतनी ट्राइब्स हैं हमारी और इतने जो पिछड़े लोग हैं उनके पास तो रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं हो पाता ना। इंडिया में क्या होता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हम देखते हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं देखते। अभी ये जो EWS कैटेगरी है इसमें इकोनॉमिकली का जिक्र हुआ है लेकिन इनमें अभी कोई इकोनॉमिक बेसिस पे हम क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर पाए। तो ये जो टोटल न्यूज थी, आप जाके आज अच्छे से अपने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 पढ़िएगा, आर्टिकल 14 पढ़िएगा एंड आर्टिकल 21, ये 3 आर्टिकल आप जाके पढ़िएगा जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 21। तो इनसे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उद्धव जी बोल रहे हैं जैसे मोदी साहब ने 370 हटाई थी जम्मू कश्मीर से, इतना ही करेज दिखाएं और मराठा को रिजर्वेशन दे दें, ये इनका था डायलॉग। तो हम आगे चलते हैं। सेंटर अलोन कैन आइडेंटिफाई SCBC सुप्रीम कोर्ट, तो ये पावर कौन देता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, याद रखिएगा प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, डेट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ कितना अच्छा लिखा है प्रेसिडेंट दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कंकरेंस है, मजबूरी है कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात सुननी ही पड़ेगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब को रिकमेंडेशन करेंगे तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब वही करेंगे। तो यहाँ वही चीज लिखी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन, ये इकलौते आदमी हैं ऐसे जिनके पास पावर है कि किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। किसमें, SCBC में। SCBC क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये एक लिस्ट होती है जिसमें अपनी सारी बैकवर्ड क्लास का जिक्र होता है, इसमें किसी को डालना है, किसी को निकालना है। तो इसमें सिंपल पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, जो है आर्टिकल 342A1 विच शैल बी, ये याद रखिएगा आर्टिकल 342A1, ये अब न्यूज में आ गया इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, वरना इतना ये 342 ही हम याद कर लेते हैं नॉर्मल तो, लेकिन A1 याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अब ये न्यूज में आ गया।
तो 342A1 में यही बोला गया है कि ओनली द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी ट्राइब या एनी क्लास इन एसईबीसी। एसईबीसी का मतलब क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, विच शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एसईबीसी इन रिलेशन टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये सिंपल पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो अब ये सिंपल बात यही बोल रहे हैं कि जब ये पावर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है तो स्टेट जो है वो कैसे अपना इसमें डिसीजन ले सकती है भाई। क्या इसमें एक और चीज लिखी है, वंस पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 3241A द लिस्ट कैन ओनली बी अमेंडेड थ्रू अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट वर्च्यू ऑफ आर्टिकल इतना द टास्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसीबीसी द प्रेसिडेंट शैल बी गाइडेड बाय द कमीशन। ये एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है वो भी एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसीजन ले सकते हैं, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। इसीलिए सीधा सीधा कोटे का जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर चुकी है सरकार। तो आपको एक तो ये आर्टिकल के बारे में मैं जो जानकारी दिया हूं कि एसीबीसी के ये पूछ सकता है कि एसीबीसी को मैं किसको इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की पावर है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया याद रखिएगा बस। ये जो पूरी न्यूज थी मैंने कंपाइल करके बताई है, 2-3 दिन की न्यूज है, एक दिन आई फिर दूसरे दिन आई, तो मैंने पूरी न्यूज आपको एक बार में बता दी। आगे चलते हैं। 3 more राफेल जेट अराइव फ्रॉम फ्रांस। तो बस आपको याद रखना है कि राफाल कहां से आ रहा है, फ्रांस से हम अपना इंपोर्ट करा रहे हैं बस। ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, अब टोटल शायद हमारे पास 17 शायद राफाल हो चुके हैं। तो ये छोटी सी न्यूज थी, कहां से आ रहा है बस ये, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। रोच गेट इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ कोविड ड्रग। तो बस ये एक रोच एक नई कंपनी है, इसको भी इंडिया में रोच इंडिया इसकी कंपनी है, इसको इमरजेंसी यूज के लिए इनके 2 ड्रग को अलाउ कर दिया। बस इसका नाम याद रखना है आपको, कैसीरी वीवैब एंड इमिडी वीवैब। ये मॉडरेट टू माइल्ड जो कोरोना वायरस है उसको ट्रीट करने के लिए अलाउ कर दिया है, और ये 12 ईयर्स की एज में और 40 एज के में ये सब में लगा सकते हैं, अच्छी है। तो बस इसका नाम याद रखना है आपको, रोचे कंपनी। इसकी जो 2 ड्रग है उनका नाम बस थोड़ा रिमेंबर रखिएगा, ड्रग्स का नाम वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि इतनी सारी ड्रग्स आजकल मार्केट में आ गई हैं। यहाँ तक कि जो कनाडा में है, कनाडा में तो फाइजर जो है, फाइजर एक कंपनी है जो वहाँ के लोगों को ड्रग लगा रही है। उसने ये बोला है कि हम 12 साल से जो 16 साल के बच्चे हैं उनको भी हम ड्रग लगाना शुरू करेंगे। तो कनाडा में तो अब इतना तक पहुंच चुका है। इंडिया में तो अभी 45, 14, 18, 14 तक तो पहुंचेंगे नहीं, अभी 45 और 18 वाले लोगों को ही नहीं लग पा रही है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन इलेक्शन कमीशन टू प्लान टू रिस्ट्रेन मीडिया रिपोर्ट। तो अभी क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और उन्होंने ये बोला कि मीडिया जो है वो क्यों दिखा रही है, मीडिया को वेस्ट बंगाल में जो रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों क्यों ऐसा बोल रही है, क्योंकि वहां इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई वहां, क्योंकि कोई पालन हो ही नहीं रहा था। आपने सामने देख लिया, इतनी भाई रैलीज निकलनी है, रैलीज की परमिशन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल देता कि यहाँ पे रैली नहीं होगी बंगाल में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा के बोलता, तो वहां हो ही नहीं सकती थी। लेकिन इन्होंने करवाया और मीडिया ने फुल कवर कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन की अब भाई बदनामी हो गई। तो इलेक्शन कमीशन सीधे कोर्ट में चला गया कि मीडिया रिपोर्ट को रिस्ट्रेन कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल मना कर दिया, नहीं मीडिया रिपोर्ट को हम रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास राइट टू स्पीच है। याद रखेगा, ये सब फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। पहली बात, अगर फंडामेंटल राइट आपसे छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत। हाई कोर्ट भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं। वैसे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपका वायलेशन हुआ है, लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया और बहुत अच्छी चीज लिखी है यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ। The High Court judges has said that poll body official should be charged with murder for allowing rallies and mass gathering. हाई कोर्ट के जज ने बोला है कि जो पोल बॉडी है, जो भी इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, उन पर मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए। उन्होंने सिंपल बोल दिया, जो भी इलेक्शन कमीशन के जो इन्होंने कराया है, जो रैलीज की परमिशन दी है तमिलनाडु असेंबली में और बंगाल में, उनके ऊपर सिंपल मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए। ऐसा हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो ये मीडिया की स्पीच को तो मना नहीं कर सकते। मीडिया की स्पीच को इन्होंने कह दिया है, हम किसी को भी मीडिया की स्पीच को नहीं रोकेंगे। यहाँ तक कि जो चंद्रचूड़ जी हैं, हाँ, जो जस्टिस, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि हम तो चाह रहे हैं कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनमें भी मीडिया को हम अलाउड करें। द कोर्ट से टेट द एक्सेप्ट, केवल ये केस को छोड़ के जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का या मैरिटल इश्यूज हैं, उन चीजों को छोड़ के कोर्ट भी चाहता है कि मीडिया जो है वो सीधे सीधे कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग है उनको दिखाए। यहां तक कि मैंने आपको कई बार बताया कि गुजरात हाई कोर्ट जो है वो तो अब मीडिया के लिए फुल ओपन कर दिया है। मीडिया के लिए फुल ओपन क्यों, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो कोई भी बंदा कोई भी कहीं से भी यूट्यूब पे देख सकता है। लाइव प्रोसीडिंग दिखा रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है।
The court referred to how the Gujarat High Court had recently introduced live streaming of its proceeding in a bid to enhance public participation in the dispensation of justice. किसी को सच में देखना है कि कैसे कोर्ट प्रोसीड करती है, कैसे उसकी डे टू डे होती है, तो आप जाइए सिंपल गुजरात हाई कोर्ट की डेली लाइव, जब भी कोर्ट सेशन चलता है तो उसकी यूट्यूब पे लाइव रिकॉर्डिंग आती है। उस पर 2 चीफ जस्टिस की बेंच है, जो जजेस की बेंच है जो अच्छे से डिसीजन लेती है, तो कोई भी जाके उस पर देख सकता है। तो ये जो वायलेशन है याद रखिएगा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी के अंदर आता है। वो आर्टिकल 19 पे आता है, आर्टिकल 19 ये राइट टू लाइव है, राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो सबको पता है। तो आज जाके, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल, मैंने आपको आर्टिकल 14 बताया था, तो आज आप कुछ मत कीजिएगा, आज बस जाके आप अपने फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आजकल ये बहुत न्यूज़ में आ रहे हैं, बस और कुछ मत कीजिए। रशिया अप्रूव 1 डोज स्पुतनिक लाइट। सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी याद रखिए स्पुतनिक 5 ही बनी थी, स्पुतनिक 5 करके बनी थी जो रशिया की वैक्सीन थी। ये 2 वैक्सीन लगनी थी तब ये काम हो रहा था, तो रशिया ने इसका एक अलग वेरिएंट बना दिया स्पुतनिक लाइट। ये एक ही वैक्सीन लगेगी और इस पे 2 वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, और इससे आप कोविड से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा स्पुतनिक लाइट भी जो है वो रशिया की वैक्सीन है, बस इससे ज्यादा याद करने की और कुछ जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नो जीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ वैक्सीन मेडिकल ऑक्सीजन। तो जो भी चीज हम इंपोर्ट करने वाले हैं, भली हम वैक्सीन, भली जो हम ऑक्सीजन, आपको पता है कनाडा से हम ले रहे हैं और ब्रिटेन से ले रहे हैं या जहां से भी ले रहे हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जम्पशन हो चुका है। तो आपको बस याद रखना है जो इंडिया में ऑक्सीजन है या इंडिया की मेडिसिन है उस पर नहीं हुआ है, याद रखिएगा इंपोर्ट होगा वैक्सीन का या मेडिकल ऑक्सीजन का तो ही जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो जो इंडिया की ऑक्सीजन है, इंडिया की जो वैक्सीन है उस पर आज भी जीएसटी लग रहा है। अपोजिशन वाले बहुत बोल रहे हैं कि वैक्सीन पे कम से कम जीएसटी मत लगाइए, लेकिन लगा हुआ है। लेकिन ये अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई नहीं लगेगा। तो ये सिंपल सी जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल विस्टा वर्क्स गेट नोट। भाई ये तो कुछ भी हो, लोग मरते रहे, लेकिन इनको पार्लियामेंट बनाना है। तो याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा क्या है, सेंट्रल विस्टा ये प्रोजेक्ट है जो हमारा नया पार्लियामेंट बना रहा है। इनको पहले पार्लियामेंट बना लो, लोग मरे तो मर जाएं। तो बस आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विच इज अ पार्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा अंडरवे इन न्यू दिल्ली। ये कंप्लीट करके ही मानेंगे कुछ भी हो जाए। स्टेट्स कैन नॉट, बस आपको सेंट्रल विस्टा याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेट कैन नॉट इम्पिंज ऑन ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट स्कूल। तो अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सिंपल बोल दिया कि आप, बहुत लोग पेरेंट्स जो है या गाँव सरकार जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और ये बोल रही है, हाँ, वो सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया। मैं गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है प्राइवेट स्कूलों को कि आप जो है वो आप स्कूल, जो उनकी फीस है, प्राइवेट स्कूल आपको पता है फीस बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट स्कूल की। तो गवर्नमेंट ने क्या करती है, प्राइवेट स्कूल को ये बोलती है कि आप जो फीस है उसे फिक्स कर दीजिए, और वो फिक्स करने का काम करती है गवर्नमेंट। कहती है कि आप इतनी रेट फिक्स कर दीजिए। मान के चलिए प्राइवेट स्कूल जो है वो क्या कहते हैं 10,000 रुपये महीना लेते हैं, तो फिक्स सरकार बोलती है नहीं 10,000 रुपये इस टाइम में नहीं दे पाएंगे, आप क्या करिए आप 2,000 रुपये महीना पे फिक्स कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हम ऑटोनॉमी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को आप फंड तो दे नहीं रहे, ये अनएडेड स्कूल है, या तो आप फंड दे रहे होते प्राइवेट स्कूल को तो हमें समझ में आता, इसीलिए इस प्राइवेट स्कूल की ऑटोनॉमी बनी रहेगी अगर वो कलेक्ट करते हैं जस्ट एंड परमिसिएबल स्कूल फीस। अगर वो स्कूल फीस नॉर्मल अपनी जो उनकी चली आ रही है, जो जस्ट है, जो सच में लेनी चाहिए, अगर उतनी ही वो लोग ले रहे हैं तो आप उनकी ऑटोनॉमी को नहीं छेड़ सकते। आप भाई ये सब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ये सारा, तो आप प्लीज पढ़िएगा। आगे चलते हैं। 7 म्यांमार रेफ्यूजीज कैन अप्रोच यूएनएचआरसी। तो यूएनएचसीआर में चलेगा, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन। याद रखिएगा इंडिया जो है ये क्यों चलेगा म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार से ये लोग रेफ्यूजी जो है वो इंडिया में आ गए थे। तो क्या हुआ कि इंडिया वालों ने ये बोला कि भाई हमने जो रेफ्यूजीज का जो कन्वेंशन है, यूएन का एक रेफ्यूजी का कन्वेंशन है जो इंडिया ने साइन नहीं किया है। याद रखिएगा इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कंट्री इज अ पार्टी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। इंडिया केवल इन दोनों का पार्ट है, जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है उसका भी पार्ट है और कन्वेंशन जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसका भी पार्ट है, लेकिन इंडिया जो है वो यूएन रेफ्यूजीज का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम कोई भी रेफ्यूजीज को अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन मणिपुर हाईकोर्ट क्या कहा, सेज आर्टिकल 21 इनकम्पास द राइट ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट।
Article 21 of our Constitution, as interpreted and adopted by our Supreme Court time and again, would undoubtedly encompass the right of non-refoulement. तो हम आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ. तो अगर किसी की जान को थ्रेट है तो हम उसको मना नहीं कर सकते कि आप अपने देश में चले जाइए. ऐसे आर्टिकल 21 में लिखा है. नॉन रिफ्यूलमेंट इज द प्रिंसिपल. याद रखिएगा नॉन रिफ्यूलमेंट का चीज क्या मतलब क्या होता है. नॉन रिफ्यूलमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल है अंडर इंटरनेशनल लॉ दैट अ पर्सन फ्लीइंग फ्रॉम परसिक्यूशन फ्रॉम हिज ओन कंट्री शुड नॉट बी फोर्स टू रिटर्न. ये बहुत अच्छी चीज बोली. जैसे म्यांमार में आजकल क्या हुआ कि आर्मी ने कब्जा ले लिया, किसी को भी मार रहे हैं, तो अगर वो उस रेफ्यूजी को, अगर जो इंसान वो भाग के आया, अगर उसको अपने देश में खतरा है तो हम उसे जबरदस्ती या कोई भी कंट्री उसे जबरदस्ती अपने देश वापस नहीं भेज सकते. ये किसमें के अंदर ही है, राइट ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट. नॉन रिफ्यूलमेंट का मतलब याद रखिएगा, जो भी इंसान भाग के आता है फ्रॉम परसिक्यूशन उसे वापस नहीं भेजा जा सकता. तो ये सिंपल चीज है, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है. जस्टिस पंत, याद रखिएगा, नेम एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनएचआरसी. एनएचआरसी में आपको पता है ना, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा वो, या सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वही चेयरपर्सन हो सकता है. तो नए बन गए हैं चेयरपर्सन, याद रखिएगा चीफ जस्टिस HI दत्ता. तो दत्तू जो थे उनका तो रिटायरमेंट हो गया. जो नए बने जस्टिस पंत, याद रखेंगे जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, इनका नाम पूरा है प्रफुल्ल चंद्र पंत. ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं. तो अभी इसके NHRC के चेयरमैन हो गए. तो ये न्यूज़ थी. आगे चलते हैं. ICMR टू गेट रॉयल्टी फ्रॉम सेल ऑफ भारतीय बायोटेक कोवैक्सीन. तो ICMR को भी रॉयल्टी मिलेगी. रॉयल्टी क्या होती है, जैसे अगर कोई बुक्स छपी, तो मान के चलिए लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत पे अब क्या है, जो उसके राइटर हैं M लक्ष्मीकांत, अब बुक तो जो बुक का पैसा है वो तो मैग्रो हिल को जाता है, लेकिन मैग्रो हिल क्या करती है, थोड़ा पैसा जो है वो लक्ष्मीकांत साहब को देती है एज अ रॉयल्टी. रॉयल्टी मिलती है. याद रखिएगा, आप भी कल को कोई बुक छाप दें तो रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी जितनी वो, जब तक बुक चलेगी. तो ये होती है रॉयल्टी का मतलब. तो जो बायोटेक है, भारत बायोटेक है, जो कोवैक्सीन है, उसको क्या कहते हैं, रॉयल्टी, जो भी जब भी कोवैक्सीन बिकेगी तो उसकी रॉयल्टी जो है ये ICMR को मिलेगी. और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके काम का नहीं है. जर्मन फिलोसफर रेफ्यूजेज UAE प्राइज. तो अपने काम का ये नहीं है कि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया. ये इनका क्या नाम है, जो UAE का जो प्राइज है उसका नाम याद रखना है, शेख जयद बुक अवार्ड ओवर इट टाइट. याद रखिएगा, शेख जयद बुक अवार्ड. ये ऑलरेडी मोदी साहब को मिल चुका है. 2000 आई थिंक 19 या 20 में मिला है. ये मोदी साहब को मिल चुका है. ये जो अवार्ड है जयद बुक अवार्ड, जयद बोलते हैं, जयद, शेख नहीं, जयद बुक अवार्ड. ये अवार्ड है जो ऑलरेडी मोदी साहब को मिल चुका है. इन्होंने तो मना कर दी, रीजन हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है. जो आपको याद रखना है, जयद बुक अवार्ड जो है वो UAE का प्राइज है. जैसे अपने यहाँ नोबल, अपने यहाँ जो सम्मान होता है ना, विभूषण और ये साले जो हैं, सारे जो हैं, सॉरी साले नहीं, सारे जो हैं, ये सारे जो हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये वाले जो प्राइज हैं, ऐसे ही UAE के जो प्राइज हैं शेख जयद बुक अवार्ड. ये शेख जयद बुक अवार्ड जो है किसका प्राइज है, UAE का प्राइज है. ठीक है, आगे चलते हैं. OPEC शेयर स्लिड एज इंडिया ऑयल इंपोर्ट श्रिंक 11.8%. तो OPEC क्या बोला कि इंडिया ने जो ऑयल इंपोर्ट है वो कम हो गया. तो OPEC क्या नेशन है, OPEC वो नेशन है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज. OPEC का मतलब है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री. ये ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रीज का जो पेट्रोल जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये उनका ग्रुपिंग है. और याद रखिएगा, एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक फैल. ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा OPEC में कौन कौन आते हैं. तो ये जो जितना येलो पार्ट है ये सब आते हैं. ये मत, ये आप लोग क्या करते हैं कि OPEC, अच्छा तेल की बात हो रही है तो तेल तो बस सऊदी अरब से लेते होंगे और कहीं तो तेल होता नहीं है. तो ऐसा नहीं है. OPEC में देखिए वेनेजुएला और इक्वाडोर तक आते हैं, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया. तो आप बस एक रफ याद रखिएगा, रफ रटने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाता है, बस आपको रफ आइडिया होना चाहिए. जैसे ये 2 एक्सेप्शन है तो इनको याद कर लीजिएगा, जो एक्सेप्शन है उसे याद किया करिए तो आपका काम हो जाएगा. इसका हेडक्वार्टर याद करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है. और OPEC की जो मेंबरशिप है वो सबके लिए खुली है, उन कंट्रीज के लिए जहां जो भी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जिनके यहाँ ऑयल पाया जाता है और उसको एक्सपोर्ट वो करना चाहती हैं, ये सबके लिए खुली है. OPEC प्लस आप जरूर पढ़िएगा, उसमें और मेंबर ऐड हो गए, OPEC प्लस. आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये अपनी पूरी न्यूज़ कंप्लीट हो गई. अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, उसको हम आज भी कंटिन्यू करेंगे, उसको छोड़ने वाले नहीं है. जब तक कंप्लीट नहीं होंगे जब तक छोड़ेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं. हाँ दशरथ मांझी अच्छी मूवी है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं. तो हम भी जब तक पूरी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर लेंगे हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं. तो अभी तक हम जो लास्ट हम पढ़ पाए हैं, याद रखिएगा, मैं रिविजन नहीं करा देता हूँ. आप जो लास्ट पढ़ पाए हैं वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हमने सारे कवर कर लिए हैं. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कौन कौन से, जैसे ब्रह्मो समाज हमने कंप्लीट करा, आर्य समाज हमने कंप्लीट
करा, या हमने दयानंद सरस्वती और विवेकानंद वाला जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट करा, फिर हमने सैयद अहमद खान वाला कंप्लीट करा या अलीगढ़ वाला कंप्लीट करा, फिर हमने क्या कहते हैं थियोसफिकल सोसाइटी जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो ये हमने सारे सोशल रिफ्यूजियस मूवमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वो जाके अपने प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, मैं पूरी अच्छे से रिवीजन करा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का बाय माय नोट्स। ये पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ, ऐसे लॉन्च इन द सेंस ये मैं दिखा रहा हूँ, और इसकी मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराऊंगा इन नोट्स की, याद रखिएगा। रीज़न क्या है कि आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, मैं अपनी पीडीएफ दूंगा तो उससे आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो वीडियो पॉज करके अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे ही नोट्स को बनाइए, ठीक है। अब सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बाद अब क्या नई चीज़ शुरू आ रही है, फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेशनल मूवमेंट। अब क्या क्या फैक्टर हुए, अब 1857 तो अपना कंप्लीट हो गया, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद क्या क्या नेशनल मूवमेंट हुए, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो गया, ये ठीक बात है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा हो गया था, क्योंकि आपको पता है रेलवे इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया में इस टाइम तक, तो रेलवे से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, और टेलीग्राफ जाने आने लगे थे, तो टेलीग्राफ जो चिट्ठी विट्ठी है वो सब अच्छा हो गया था, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया था। प्रेस एंड लिटरेचर आपको बता गई थी, क्योंकि सबके जितने ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट है इन सब ने अच्छे अच्छे अखबार और अच्छे अच्छा क्या कहते हैं किताबें छापनी शुरू कर दी थी। वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन आ गया था, वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन इंडिया में आ गया था, ये कुछ कुछ फैक्टर थे। उसके बाद लॉर्ड लिटन, अब लॉर्ड लिटन के 5 पॉइंट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और 6ठा पॉइंट पूछा ही नहीं जाता है, केवल ये 5 पॉइंट पूछे जाते हैं कि ये किस के टाइम से रिलेटेड है या किस ईयर में आए थे या किससे रिलेटेड है। तो लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड है वो 76 से 80 है। मैं सारे देखिए लॉर्ड नहीं बताया मैं आज तक आपको, जितने भी गवर्नर जनरल हैं जो इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल होता है मैं केवल वही बता रहा हूँ। तो लॉर्ड लिटन, इनके टाइम पे रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876, केसरिया हिंद ये बुक का नाम है, इसके लिए रॉयल टाइटल एक्ट निकला था। दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, इसमें फेमाइन हुआ था, फेमाइन जब हुआ था तब उसके बाद दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। आईसीए जो इंडियन सिविल सर्विस है उसकी एज 22 से घटा के 19 कर दी गई थी इन 1877। आर्म्स एक्ट इनके टाइम पे आया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गैगिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही हम गैगिंग एक्ट बोलते हैं। इसमें ये बोला गया था जो भी हिंदी में छपता है अखबार उसको बैन किया जाएगा। तो रातों रात अमृत बाजार पत्रिका जो ये है पत्रिका, ये रातों रात अंग्रेजी में बन गई थी, मतलब आज रात को ये लॉ बना तो कल उन्होंने अंग्रेजी में बुक को छाप दिया। तो याद रखिएगा, फेमस है अमृत बाजार पत्रिका। ये आज बताएंगे किसके द्वारा या हु पब्लिशर कौन है इसका, पब्लिश्ड बाय अमृत बाजार पत्रिका। तो लॉर्ड लिटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो यही वाला पॉइंट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गैगिंग एक्ट किसके टाइम पे आया, कौन लाया था, तो लॉर्ड लिटन लाए थे, याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। आगे चलते हैं, लिटन के बाद कौन आता है, रिपन। लिटन के बाद एग्जैक्ट रिपन आएंगे। जैसे ही हमारा 79 आपको पता है 80 में एक चले गए थे, 80 में इनको रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद 80-84 के बीच में रिपन आ गए। इनको ही हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये तो कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। इन्हीं के टाइम पे एल्बर्ट विल की कंट्रोवर्सी हो गई थी, बस आप याद कर लीजिए अब कंट्रोवर्सी क्या है वो मैं अगला एक जो अपना जब हम वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं एजुकेशन वाला पार्ट हम अलग से पढ़ेंगे, जुडिशरी का पार्ट हम अलग से पढ़ेंगे, ये सब हम अलग से पढ़ने वाला है, इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी इनके टाइम पे आया था, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था वर्नाकुलर एक्ट, जो अपना पीछे वर्नाकुलर एक्ट आया था ना, इन्होंने इसको चेंज कर दिया, फिर इन्हीं के टाइम पे इंडियन फैक्ट्री एक्ट आ गया था। इंडियन फैक्ट्री एक्ट में ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं इंडियन फैक्ट्री एक्ट में, कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट में ये बोला गया था केवल 100 मैन को काम दिया जाएगा इन वर्कफोर्स, और प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट बिलो 7 साल, जो 7 साल से नीचे के लोग हैं। इस दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट में बोला गया था कि जो 7 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको काम नहीं दिया जाएगा, तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बोला गया था, जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। ये जो 7 साल का जो क्राइटेरिया, ये ब्रिटिशर अपने ऊपर नहीं लगाते थे, ब्रिटिशर के जो अपने टी प्लांटेशन के बाग थे उस पर तो नहीं लगता था ये क्राइटेरिया, लेकिन इंडिया के लोगों पे लगता था। तो ये लॉर्ड रिटन के 3 पॉइंट है, तो लॉर्ड रिपन के 3 पॉइंट है और लिटन के 5 पॉइंट है। ये आप बाय हार्ट याद करिएगा, यही एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा प्रीवियस ईयर चेक कर सकता है, मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपना आईएनसी यहाँ से शुरू हो रही है, अपनी नेशनल कांग्रेस की एंट्री हो रही है। क्यों? क्योंकि 84 तक की बात हो चुकी है। देखिए अपना पूरा चल रहा है 73 से, मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ मैं, ऐसा नहीं है कुछ भी छोड़ने वाला हूँ। फिर हम इसके बाद 1857 पे आ गए, फिर हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट पे सारे हमने कर लिया। अब देखिए 84 तक आ गए, अब 85 में अपना सीधे आईएनसी का गठन हो गया। 28 दिसंबर 1885 को सीधे आईएनसी का गठन हो गया था बॉम्बे में, याद रखिएगा। इसमें कितने लोग थे? इसमें 72 डेलीगेट्स आए थे। पहला जो आईएनसी का सेशन था वो कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था पहला सेशन, याद रखिएगा। इसके फाउंडर कौन थे? ये सबसे ज्यादा सवाल होता है। इसके फाउंडर थे एहो ह्यूम, याद रखिएगा।
अच्छा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला था? आईएनसी को ये वर्ड बोला था कि ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। ये किसने बोला था? तो याद रखिएगा, डफरिन ने आईएनसी को बोला था एज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये कई बार सवाल हो चुका है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है। माइक्रोस्कोपिक जो माइनॉरिटी आईएनसी को किसने बोला था ये पूछा जाता है, तो डफरिन ने बोला था, याद रखिएगा। फॉर्म्ड टू एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल, ये सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी आईएनसी, ऐसा बोला गया था, इसलिए इसको बनाने की परमिशन दी गई थी। तो ये बस 5 मोटे मोटे पॉइंट है जो आपको आईएनसी के बारे में पता होनी चाहिए। फिर आईएनसी में क्या हुआ कि पहले तो एक दो ग्रुप बन गए, एक मॉडरेट्स का बन गया, एक एक्सट्रीमिस्ट्स हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं हम गरम दल और नरम दल। नरम दल वाले कौन से थे? मॉडरेट्स। ये क्या थे? मॉडरेट, जैसे नाम से पता चलता है मॉडरेट लोग थे, इनका टाइम इतना है। ये बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 3P में बिलीव करते थे, पिटीशन, प्रेयर और प्रोपेगेंडा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मानते थे तो वायलेंस में तो मानते नहीं होंगे। वायलेंस में कौन मानते थे? एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग। ये लोग वायलेंस में नहीं मानते थे। डिड नॉट हैव फेथ ऑन कैपेसिटी ऑफ मासेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामों में पूछा जाता है। इन्हें मॉडरेट्स के लोगों को ये विश्वास ही नहीं था कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो हमारी हेल्प कर सकती है या वो हमें आज़ादी दिला सकती है। मॉडरेट्स के लोगों को इस बात का भरोसा नहीं था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के जो लोग थे उनको इस बात का भरोसा था। मॉडरेट्स मतलब नरम दल, ये एक ग्रुप था। एक्सट्रीमिस्ट एक और ग्रुप था जो गरम दल था। दे वॉन्ट ब्रिटिश अंटिल इंडियन लर्न सेल्फ गवर्नेंस, ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में रहें जब तक इंडियन के जो लोग हैं वो सेल्फ गवर्नेंस ना सीख जाएं। तो ये कुछ कुछ मॉडरेट्स का पार्ट था। अभी इसके बाद हम फैक्टर्स पढ़ेंगे मॉडरेट्स के, उसके बाद हम एक्सट्रीमिस्ट पाएंगे, फिर हम फैक्टर्स पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट के, फिर हम अपना पार्टीशन ऑफ बंगाल कराएंगे, फिर हम स्वदेशी मूवमेंट पर जाएंगे। तो पूरी क्रोनोलॉजी है, आप बनाते जाइए। तो आज का सेशन कैसा लगा आप मेरे को बताएंगे। मैंने आज मॉडरेट्स तक पढ़ा दिया, फैक्टर क्या क्या इन्वॉल्व हुए थे मॉडरेट्स में, वो भी और पढ़ाऊंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेक्चर जब भी आएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री अपनी कंटिन्यू रहेगी, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी रिस्पॉन्स गंदा अच्छा आप लोग दे रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जो मैंने आप जितने ही बच्चों को वादा किया है मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। सो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी फंडा को, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और अमृत बाजार पत्रिका, इसके पब्लिशर कौन थे आज ये सवाल है। बहुत फेमस है इनके जो हैं पब्लिशर, उनका बहुत फेमस नाम है। और जो भी बच्चा चाहे वो अपना आरंभ 2021 में इनरोल कर सकता है। सो यू कैन गेट द पर्सनल गाइडेंस एज वेल। और मेरा कोड याद रखिएगा शिवम10, इससे आपको पूरा एग्जैक्ट 10% का डिस्काउंट हो जाएगा अप टू 750 रुपीज़। अप टू मतलब इतना तो हो ही जाएगा डायरेक्ट, अप टू नहीं इतना मैं है ही। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, घबराने की जरूरत नहीं है, पेंडेमिक है, घर में रहिए, ये टाइम भी निकल जाएगा। सारा टाइम निकलता है, ये टाइम भी निकल जाएगा। आप मेहनत करिए। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।